हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे खुल गई पाकिस्तान की पोल। ईरान से मध्यस्थता के बीच सऊदी अरब में तैनात किए हजारों सैनिक और फाइटर जेट्स। जी हां दोस्तों, ईरान युद्ध में शांति दूत बने पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए गुपचुप तरीके से अपनी लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और 8,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। बताएंगे मिडल ईस्ट जंग में पाकिस्तान की भूमिका पर उठ गए बहुत बड़े सवाल। सऊदी में सैनिकों, हथियारों की तैनाती करके कौन सा डबल गेम खेल रहा है दोस्तों पाकिस्तान, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। वहीं आपको बताएंगे इंडस वाटर ट्रीटी यानी पाकिस्तान पर जो प्रतिबंध लगाया है पानी को लेकर, जल को लेकर, उस वजह से पाकिस्तान के हश्र को देखकर अब डर गया बांग्लादेश। बताएंगे आनन फानन में गंगा जल संधि पर चाहता है नया एग्रीमेंट, क्या है जानकारी तो वहीं आपको बताएंगे। अब ब्रिक्स के बाद दिल्ली बनेगी क्वाड कूटनीति का केंद्र। जयशंकर की मेजबानी में अगले हफ्ते जुटने वाले हैं विदेश मंत्री। तो वहीं दोस्तों शुभेंदु अधिकारी ने सरकार में आने के बाद कर दिया बहुत बड़ा ऐलान, जिसका था हर किसी को इंतजार। जी हां, ममता सरकार के भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे शुभेंदु अधिकारी। दोस्तों बताएंगे कौन से जज की अगुवाई में होगी जांच। साथ में एक और बड़ा फैसला लिया शुभेंदु अधिकारी ने। तो वहीं आप सभी के लिए बहुत जरूरी खबर लेकर आए हैं दोस्तों। क्या पेट्रोल डीजल के फिर बढ़ेंगे दाम? क्या मुश्किल में कटने वाले हैं आने वाले दिन? सरकार ने इस पर क्या संकेत दिया है दोस्तों, जानकर आप भी चौंकने वाले। एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी इस मुश्किल की घड़ी में भारत के साथ खड़े हैं और मानते हैं कि भारत के दुश्मन भारत के लिए कितनी भी बुरी चालें चल ले वो कभी कामयाब नहीं होंगे और मेरा भारत महान है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां मिडल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध के बीच पाकिस्तान क्या डबल गेम खेल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में आपसी रक्षा समझौते के तहत अमेरिका के एक अहम सहयोगी देश सऊदी अरब में लगभग 8,000 सैनिक, फाइटर जेट्स का बेड़ा और एक चीन से आयात एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। ऐसे में युद्ध अपने 12वें हफ्ते यानी 3 महीने पूरे करने की कगार पर खड़ा है। ये सब पड़ोसी पाकिस्तान ने तब बढ़ाया है जब वो इस युद्ध में अहम रूप से मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। दोस्तों इन रक्षा स्तरीय तैनाती की पुष्टि 3 पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों और 2 सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को दिया। इन जखीरों में चीन के बनाए लगभग 16 JF-17 लड़ाकू विमान शामिल है। ये अप्रैल महीने की शुरुआत में सऊदी अरब पहुंचे थे। साथ ही ड्रोन के 2 स्क्वाड्रन और एक HQ-9 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली भी इसमें शामिल है। इनकी देखरेख पाकिस्तान करता है, वहीं पूरा खर्च सऊदी अरब उठाता है। रॉयटर्स के मुताबिक इस तैनाती में पाकिस्तान वॉरशिप को भेजने की संभावना शामिल है। अब ऐसे में पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका के बीच विरोधाभास नजर आ रहा है। मार्च से पाकिस्तान दोनों देशों के युद्ध समाप्ति को लेकर महान मनोबल में लगा है। उसने सीधे तौर पर दोनों देशों की मेजबानी भी की है। हालांकि पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। दोस्तों इस दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरे संघर्ष के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से कई बार बात की। खुद ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान के PM की गुजारिश के बाद कई बार हमला करने से खुद को रोका था, लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान इसके बावजूद भी सऊदी अरब में युद्ध के लिए सैनिकों की तैनाती कर रहा है। सऊदी अरब से हुई डील के तहत पाकिस्तान करीबन 80,000 सैनिकों की तैनाती सऊदी अरब में कर सकता है। ये दोनों देशों के बीच हुए समझौते में प्रावधान है। रॉयटर्स ने जानकारी दी थी कि पाकिस्तान ने सैनिकों की तैनाती तब शुरू की जब ईरान ने सऊदी के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर हमला किया था। इसमें एक सऊदी नागरिक की मौत हो गई थी। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से सऊदी में हुई इस तैनाती को लेकर वहां के अधिकारियों की तरफ से किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया गया है। तो देखा आपने दोस्तों कैसे मिडल ईस्ट जंग में पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। दोस्तों एक तरफ वो मध्यस्थता करवाने की बात कहता है, दूसरी तरफ सऊदी को लड़ने के लिए हथियार और पूरा साजो सामान दे रहा है। इसका क्लियरली मकसद ये है कि सऊदी अरब की सुरक्षा करना और मौका मिलने पर ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना है। यानी सऊदी इन हथियारों का इस्तेमाल ईरान पर अटैक करने के लिए कर सकता है। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि हम शांति करवाने के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, दूसरी तरफ सऊदी को हथियार देकर सऊदी से कह रहा है कि ईरान अगर तुम पर अटैक करे या कोई बात हो जाए तो तुम ईरान पर अटैक कर देना। इससे बड़ा दोगलापंथी पाकिस्तान के लिए क्या ही होगा दोस्तों, किसी देश के लिए क्या ही होगा। हथियार तक तो ठीक था, साथ में वो अपने 80,000 पाकिस्तानी सैनिकों की भी तैनाती कर रहा है ताकि वे सऊदी की सेना के साथ मिलकर इस साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा में मदद कर सके। इसमें चौंकाने वाली बात दोस्तों यह है कि गुपचुप तरीके से पाकिस्तान ने यह सारा गेम खेला, सारा प्लान रचा। दोस्तों उधर अमेरिका की रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा हुआ था कि अपने नूर खान एयर
बेस पर उसने ईरान के लड़ाकू विमानों को छुपा लिया था, जिसका बड़ा खुलासा हुआ तो अमेरिका भी पाकिस्तान पर नाराज होने लगा था। और अब यह चौंका देने वाला खुलासा हुआ है कि गुपचुप तरीके से सऊदी अरब अपने लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन और सैनिकों को भेज रहा है पाकिस्तान की दोहरी भूमिका पर आपकी क्या है निजी राय दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं अमेरिका और पाकिस्तान से बड़ा दोगला देश कोई नहीं तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, इस लाइक के बटन को नहीं दबाया है तो एक सेकंड भी नहीं लगना, अवश्य इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में पाकिस्तान दोगला है कि नहीं जरूर कहकर बताइएगा। आपकी क्या है इस पर निजी राय, साथ ही साथ आपको नेक्स्ट खबर बता दें। पाकिस्तान पर इंडस वाटर ट्रीटी का हश्र देख डर गया बांग्लादेश आनन फानन में, अब गंगा जल संधि पर चाहता है नया एग्रीमेंट। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो बीएनपी ने कहा है कि भारत के साथ संबंध गंगा जल बंटवारा संधि पर निर्भर करेगा। इसी साल दिसंबर में ये संधि समाप्त हो जाएगी। इस संधि पर साल 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि को आगे जारी रखने के लिए 30 साल पूरे होने के बाद इसे रिन्यू करना होगा। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि बांग्लादेश नए सिरे से की जाने वाली संधि की अहमियत के संबंध में नई दिल्ली को स्पष्ट संदेश भेजना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का अवसर गंगा जल बंटवारा संधि या फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर होने पर निर्भर करेगा। मौजूदा भारत बांग्लादेश समझौता पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज पर गंगा नदी के पानी के बंटवारे को कंट्रोल करता है। संधि की अवधि समाप्त होने के करीब आने के साथ ही बीएनपी नेताओं ने भारत पर एक नई व्यवस्था के लिए बातचीत शुरू करने की बात करनी शुरू कर दी है और तर्क दिया है कि किसी भी नए समझौते में बांग्लादेश की आवश्यकताओं की झलक होनी चाहिए। दोस्तों, आलमगीर ने कहा कि हम भारत सरकार को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि बांग्लादेश के लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार चर्चा के माध्यम से एक नई संधि को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई है जब बांग्लादेश पद्मा नदी पर एक बड़ी बैराज परियोजना पर भी आगे बढ़ रहा है। इसके बारे में ढाका का कहना है कि इसका उद्देश्य भारत के फरक्का बैराज से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करना है। इस बहस के केंद्र में खुद गंगा जल बंटवारा संधि है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच यह द्विपक्षीय समझौता है जो फरक्का में कम पानी वाले मौसम के दौरान गंगा के पानी के बंटवारे को कंट्रोल करता है। दोनों पड़ोसियों के बीच सालों की बातचीत और अस्थायी जल बंटवारे की व्यवस्था के बाद पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान 12 दिसंबर 1996 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं दोस्तों, एक और जानकारी सामने आई है बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश के ढाका एयरपोर्ट में टैक्सी वे पर इंडिगो विमान को सीआर ने रोक दिया और एटीसी ने इसकी जांच की। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली से आ रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट को बांग्लादेश के ढाका स्थित हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। विमान जैसे ही टैक्सी वे पर दौड़ा तो पायलट को एक सीआर दी गया। उन्होंने विमान रोका तो दूसरा सीआर दी गया। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी को इसकी सूचना दी, मगर दोनों के बीच की बातचीत और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये घटना कथित तौर पर 13 मई को हुई थी। इंडिगो की फ्लाइट 6E1103 के पायलट ने ढाका ग्राउंड एटीसी को सूचित किया कि सीआर के कारण विमान आगे नहीं बढ़ सकता। विमान टर्मिनल की ओर टैक्सी कर रहा था जब पायलट ने एक सीआर को देखा और एयरबस A320 को रोक दिया गया। दोस्तों, उसके बाद एटीसी वहां पहुंची और उसके 2 कर्मियों ने फ्लाइट की जांच की और उसके बाद इस जहाज को जाने दिया। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, दिल्ली बनेगी क्वाड कूटनीति का केंद्र। जयशंकर जी की मेजबानी में अगले हफ्ते जुटेंगे विदेश मंत्री। जी हां दोस्तों, भारत अगले हफ्ते क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में पश्चिम एशिया संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा स्थिति समेत कई महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि यह बैठक 26 मई को नई दिल्ली में निर्धारित है, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के शामिल होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री जयशंकर जी बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार जयशंकर जी के क्वाड के विदेश मंत्रियों के साथ अलग से द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करने वाले एक प्रमुख समूह के रूप में उभरा है। दोस्तों, भारत वर्तमान अध्यक्ष के रूप में इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। प्रस्तावित बैठक को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों समेत तात्कालिक वैश्विक
वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के अलावा विदेश मंत्रियों के हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी चर्चा करने की उम्मीद है। आगामी बैठक में क्वाड शिखर सम्मेलन का व्यापक एजेंडा तय होने की भी संभावना है, जो इस साल के अंत में भारत में होने की उम्मीद है। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक पिछले साल जुलाई में वॉशिंगटन में हुई थी। इसके लिए जयशंकर जी को आप लोग ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक कमेंट में अवश्य कहिएगा, ताकि क्वाड की मेजबानी भारत बेहतरीन तरीके से कर पाए और जो भारत चाह रहा हो वो उसकी पूर्ति हो पाए। दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक जयशंकर जी कमेंट में अवश्य कह दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। दोस्तों, नॉर्वे ने द ग्रैंड क्रॉस से नवाजा। अब तक मिल गए उनको 32 अवार्ड। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक और वैश्विक सम्मान मिला है। नॉर्वे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। यह नॉर्वे का टॉप सिविलियन सम्मान होता है दोस्तों, जो पीएम मोदी जी को मिला है। इस तरह पीएम मोदी को मिलने वाले कुल अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या बढ़कर अब 32 हो चुकी है। ग्रैंड क्रॉस नॉर्वेजियन रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की सर्वोच्च श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। इससे असाधारण सेवा और द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने में योगदान के सम्मान में दिया जाता है। दोस्तों, रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट की स्थापना 1985 में किंग ओलाव पांचवें ने की थी। नॉर्वे के रॉयल हाउस की वेबसाइट के मुताबिक ये नॉर्वे और मानवता के हित में उनके उत्कृष्ट कार्य के सम्मान में विदेशी और नॉर्वेजियन नागरिकों को प्रदान किया जाता है। इससे पहले स्वीडन ने पीएम मोदी को प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया था, जो हमने आपको कल ही खबर में बताया था। और आज जब नॉर्वे में मौजूद है पीएम मोदी जी, तो वहां पर भी उनको अवार्ड मिला है। दोस्तों, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्वे के राजा से भी मुलाकात की और इसके बाद नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मिलकर नई ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। साथ ही यूक्रेन और वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने कहा किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से निकलना चाहिए हल। पीएम मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री के बीच क्लीन एनर्जीज, जलवायु लचीलापन, ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन शिपिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और आर्कटिक रिसर्च जैसे कई सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने पर्यावरण और कम प्रदूषण वाले प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्वे के रिश्तों को अब ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक लेकर जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के पास पैमाना, गति और प्रतिभा की ताकत है, जबकि नॉर्वे के पास टेक्नोलॉजी और कैपिटल की क्षमता है। दोनों देश मिलकर क्लीन एनर्जी, जलवायु तैयारी, समुद्री इकोनॉमी और ग्रीन शिपिंग जैसे क्षेत्रों में वैश्विक समाधान तैयार करने की दिशा में काम करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया है। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच साझा विकास और प्रोस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 10 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है। आज हम दोनों ने इस एग्रीमेंट के वादों की चीजों को आगे बढ़ाने के लिए क्रियान्वित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। यानी कि दोस्तों, $100 बिलियन का निवेश और 10 लाख नौकरियां मिलने वाली है भारतीयों को। अंतरिक्ष से लेकर आर्कटिक तक समझौते किए गए हैं पीएम मोदी जी और नॉर्वे के बीच। इसी बीच एक अलग ही नजारा देखने को मिला दोस्तों पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे पर। इस दौरान ओस्लो से आई तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो दिखाई दे रहा है, जो आंखों पर काला चश्मा लगाए हैं और उसके हाथों में बैलिस्टिक ब्रीफ केस शील्ड है। इस तस्वीर को सोशल मीडिया में काफी पसंद किया जा रहा है दोस्तों। सोशल मीडिया यूजर्स कमांडो के चेहरे के हाव भाव और उससे झलक रही अपने काम के प्रति निष्ठा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि एसपीजी कमांडो ब्लास्ट प्रूफ जूते, काला चश्मा और बैलिस्टिक ब्रीफ केस शील्ड से लैस दिखाई दे रहा है। उसका ध्यान पूरी तरह से पीएम मोदी की सुरक्षा पर नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों ने जमकर एसपीजी की तारीफ की। वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां ट्रम्प के बाद अब पुतिन पहुंच रहे हैं बीजिंग। क्या चीन बन रहा है ग्लोबल मीडिएटर? क्या अमेरिका को दे रहा है बड़ा मैसेज? दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की चीन यात्रा के हफ्ते भर के भीतर ही अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बीजिंग पहुंच रहे हैं। पुतिन का यह दौरा वॉशिंगटन और पश्चिमी देशों के लिए एक सीधा और कड़ा संदेश है कि अमेरिका चाहे कितनी भी पाबंदियां लगा ले या दबाव बना ले, चीन और रशिया का नो लिमिट्स यानी हदों से परे गठबंधन अड़िग है। क्रेमलिन ने भी साफ कर दिया है कि इस यात्रा से उन्हें बेहद ऊंची उम्मीदें हैं और दोनों देश
अपनी इस खास रणनीतिक साझेदारी को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए तैयार है। रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन और शी जिनपिंग पिछले कुछ सालों में 40 से ज्यादा मौकों पर मिल चुके हैं। ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों ने रशिया पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में रशिया और दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादक देशों में शामिल ये महाशक्ति चीन के और करीब आ गई है। ये टाइमिंग अपने आप में ये साबित करने के लिए काफी है कि संकट के समय में दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं, खासकर तब जब रशिया का प्रतिद्वंदी देश अमेरिका के राष्ट्रपति हाल ही में चीन का दौरा कर चुके हैं। ट्रंप के दौरे पर भी रशिया ने कूटनीतिक का ऐसा दाव खेला जिसके सामने अमेरिकी नैरेटिव ध्वस्त हो गई। ट्रंप के दौरे पर रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने दो टूक कह दिया था कि वो अमेरिका और चीन के बीच में फूट डालो और राज करो की रणनीति नहीं अपनाएंगे। जी हाँ, इस पर आपकी क्या राय है अवश्य कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां ईरान का नया शांति प्रस्ताव लेकर अमेरिका पहुंचा पाकिस्तान। कहने लगा वक्त बहुत कम है डोनाल्ड ट्रंप, कुछ करो। जी हाँ, पाकिस्तान ने ईरान की तरफ से तैयार किया गया एक नया और संशोधित शांति प्रस्ताव अमेरिकी सरकार को सौंप दिया है। इस बात की पुष्टि खुद ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी कर दी है। उनका नया संदेश पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंच चुका है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चिंता समय को लेकर है। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी सूत्रों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दोनों ही देश लगातार अपनी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, यानी शर्तें बदल रहे हैं। इससे बातचीत किसी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है और शांति की उम्मीदें धुंधली हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि यह युद्ध विराम इस समय लाइफ सपोर्ट पर है, जो कभी भी टूट सकता है। वॉशिंगटन लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करे और हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को खत्म करे। दूसरी ओर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने अपनी शर्तों में साफ किया है कि उसे युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा चाहिए। इसके साथ ही उसने ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी को हटाने और लेबनान, जहां इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग चल रही है, सहित सभी मोर्चों पर लड़ाई तुरंत रोकने की मांग कर दी है। दोस्तों, वहीं ईरान ने सोमवार को एक नए नियामक निकाय यानी रेगुलेटरी बॉडी शुरू करने की घोषणा की है। इसका मकसद रणनीतिक रूप से अहम जल मार्ग यानी हॉर्मुज जल डमरूमद से जुड़ी गतिविधियों का प्रबंधन और निगरानी करना है। दोस्तों, यानी इसे हॉर्मुज जल डमरूमद से समुद्री यातायात को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई एक नई व्यवस्था आप कह सकते हैं। यानी कि अगर अमेरिका डाल चल रहा है तो पात चल रहा है ईरान। इस मुद्दे पर आपकी क्या है निजी राय अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं ट्रंप ने ईरान को धमकाकर थोप दी 5 शर्तें। कहा यूरेनियम जमा करो और जब्त संपत्ति से भी नहीं मिलेगी चवन्नी। बता दे क्या है अमेरिका की 5 मांगे। दोस्तों, फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने जो 5 शर्तों की सूची भेजी है, उसमें पहला शर्त है कि तेहरान केवल एक ही परमाणु साइट चलाएगा, बाकी को बंद रखेगा। दूसरा शर्त है ईरान अपने हाई एनरिच्ड यूरेनियम की भंडार अमेरिका को दे देगा। तीसरा शर्त है दोस्तों, अमेरिका ईरान की विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियों का 25% हिस्सा भी नहीं छोड़ेगा। वहीं चौथा शर्त है युद्ध के दौरान ईरान को हुए नुकसान के लिए 4 आने का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और अंतिम 5वां शर्त है कि बातचीत की शुरुआत में ही सभी मोर्चों पर दुश्मनी बंद होनी चाहिए। वहीं ईरान ने कह दिया है कि अगर दोबारा से ईरान पर अटैक होता है, हॉर्मुज पर अटैक होता है, तो इस बार ईरान अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें इजराइल के चक्कर में फंस गया यूएई। नेतन्याहू ने अपनी राजनीति बचाने के लिए लीक की थी सीक्रेट दौरे की जानकारी। दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बड़े खुलासे ने यूएई और इजराइल के रिश्तों में नई परेशानी पैदा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अपनी घरेलू राजनीति बचाने के लिए यूएई के सीक्रेट दौरे की जानकारी सार्वजनिक कर दी। हालांकि अबू धाबी चाहता था कि ये मुलाकात पूरी तरह सीक्रेट रहे। पिछले बुधवार को नेतन्याहू ने कहा था कि उन्होंने ईरान युद्ध के दौरान चुपचाप यूएई का दौरा किया था। वहां उनकी मुलाकात यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से हुई। नेतन्याहू ने दावा किया कि इस बैठक से दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक सफलता मिली है, लेकिन यूएई ने इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया। अबू धाबी ने कहा कि नेतन्याहू के कार्यालय का बयान पूरे तरीके से गलत है। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई अधिकारियों ने नेतन्याहू से साफ कहा था कि इस बैठक को गुप्त रखा जाए, लेकिन नेतन्याहू ने खुद ही इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी। इससे यूएई के अधिकारी नाराज हो गए और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा हो गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेतन्याहू ने यह फैसला अपनी राजनीति को ध्यान में रखते हुए लिया। उन्हें पता चला था कि उनके बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी और पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अगले दिन यूएई जाने वाले हैं। वहां
उनकी मुलाकात मोहम्मद बिन जायद और दूसरे बड़े अधिकारियों से होने वाली थी। बेनेट इस साल होने वाले इजराइल के चुनाव में नेतन्याहू के बड़े प्रतिद्वंदी माने जा रहे हैं। उन्होंने 2021 में नेतन्याहू को सत्ता से हटाकर सरकार बनाई थी। बाद में 2022 में उनकी सरकार गिर गई थी और अब वो टुगेदर पार्टी के जरिए राजनीति में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, भारत के लिए अच्छी खबर, अमेरिका ने रूसी कच्चा तेल खरीदने की मोहलत बढ़ा दी। दोस्तों, टाइमलाइन बढ़ा दिया। तो भारत ने कहा कि खरीदते थे रशिया का तेल, खरीदते रहेंगे। जी हां, भारत ने रशिया से कच्चे तेल की खरीदारी पर 2 टूक स्पष्ट और साफ जवाब दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट पर विचार किए बिना रूसी तेल खरीदता रहा है और भारत कमर्शियल फैक्टर पर विचार करते हुए ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी जरूरतों के आधार पर आगे भी रूसी तेल खरीदता रहेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने एक मीडिया ब्रीफिंग में पत्रकारों से कहा कि रशिया पर अमेरिकी छूट के संबंध में मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि हम पहले से ही रूस से खरीदारी करते आ रहे हैं, छूट से पहले भी, छूट के दौरान भी और अब भी। शर्मा ने कहा कि भारत के कच्चे तेल की खरीद के फैसले मुख्य रूप से व्यावसायिक पहलुओं और पर्याप्त सप्लाई की उपलब्धता पर आधारित होते हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का सबसे बड़ा और भड़काऊ बयान, कहा भारत के हाथ में खेल रहा है तालिबान, भारत से ही उनको आते हैं आदेश, आदेश उनको दिल्ली से ही मिलता है। जी हां, जिसके इशारों पर काम करते हैं ये तालिबानी। बता दें, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर अफगान तालिबान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अफगान तालिबान भारत के हाथों में खेल खेल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान को भारत से आदेश मिल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि तालिबान उन्हें सुरक्षा की गारंटी लिख कर देने को तैयार नहीं है। उनका ये बयान तब आया है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और दोनों पक्षों में लगातार झड़पें हो रही हैं। इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, अवश्य कमेंट कीजिएगा। वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक में ममता सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मामलों और महिला उत्पीड़न की जांच कराने का ऐलान किया है। इसके लिए 2 आयोग बनेंगे दोस्तों। दोनों आयोगों की अध्यक्षता कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। शुभेंदु सरकार ने इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय को भी 1 जून से बंद करने का फैसला कर लिया है। साथ ही साथ महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने 3000 रुपए देने, मुफ्त बस यात्रा शुरू करने का भी ऐलान किया है। बंगाल सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। 7वां वेतन आयोग गठित करने और ओबीसी सूची में बदलाव जैसे अहम निर्णय भी लिए गए। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने मार्च में विधानसभा चुनावों के ऐलान के कुछ घंटे पहले ही इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों को मिलने वाला मानदेय 500 रुपए बढ़ाया था। इसके बाद राज्य की रजिस्टर्ड मस्जिदों के इमामों को हर महीने 3000 रुपए, जबकि मुअज्जिन और पुजारियों को 2000 रुपए की मदद दी जा रही थी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि छात्रों की कोई भी छात्रवृत्ति योजना बंद नहीं की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, बंगाल कैबिनेट ने वो कौन से 8 बड़े फैसले लिए हैं, आपको बता दें। पहला है, सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा अब 5 साल बढ़ा दी गई है। नई व्यवस्था के तहत ग्रुप ए पदों के लिए उम्र सीमा 41 साल, ग्रुप बी के लिए 44 साल और ग्रुप सी डी के लिए 45 साल कर दी गई है। वहीं SC, ST, OBC और दिव्यांग उम्मीदवारों को मिलने वाली अतिरिक्त आयु छूट पहले की तरह ही जारी रहेगी। दूसरा फैसला है, भ्रष्टाचार जांच के लिए रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई जाएगी। वहीं तीसरा फैसला, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार की जांच होगी। चौथा फैसला है, धार्मिक आधार पर मिलने वाला मानदेय बंद होगा। वहीं 5वां है, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। छठा फैसला है, महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की अनुमति मिलेगी। कैबिनेट ने 1 जून से महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की मंजूरी दे दी है। हालांकि फिलहाल बसों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। 7वां फैसला है कि 7वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलेगी। इसका फायदा सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ नगर निकायों, शिक्षा बोर्ड और सरकारी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। 8वां और अंतिम फैसला, राज्य की ओबीसी सूची रद्द होगी। दोस्तों, सरकार नई ओबीसी सूची तैयार करने और आरक्षण पात्रता तय करने के लिए अलग पैनल बनाएगी। तो ये 8 सबसे बड़े फैसले हैं जो बंगाल की कैबिनेट ने बंगाल सरकार में आते ही उठा लिए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या इन 8 फैसलों का आप समर्थन करेंगे, स्वागत करेंगे? क्या है आपकी राय? अवश्य कमेंट करके बताइएगा दोस्तों।
साथ ही पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित पार्क सर्कस इलाके में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार सतर्क मोड में आ गया है। शुभेंदु अधिकारी ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि दंगाई ये समझ ले, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। कश्मीर में पत्थर फेंकना बंद हो चुका है, अब बंगाल में भी पत्थर फेंकना बंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ये तो टुक है दोस्तों दंगाइयों को लेकर। तो वहीं अंतिम खबर की बात कर लेते हैं। क्या पेट्रोल डीजल पर फिर बढ़ेंगे दाम? अब भी कंपनियों को हो रहा 750 करोड़ का नुकसान। इस पर क्या आया सरकार का बयान, बता दें। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट पर मंडरा रहे संकट ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई रूट माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट में अगर लंबे समय तक रुकावट आती है तो इसका सीधा असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ तेल संकट नहीं होगा बल्कि इससे महंगाई, ट्रांसपोर्ट खर्च और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। करीब 4 साल बाद हुई इस बढ़ोतरी से सरकारी तेल कंपनियों को कुछ राहत मिली है, हालांकि उनका घाटा अब भी काफी बड़ा बना हुआ है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी तेल कंपनियां घाटा में चल रही हैं दोस्तों। जैसा कि बताया जा रहा है लगभग 750 करोड़ रुपए प्रतिदिन का घाटा रह चुका है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि देश में फिलहाल तेल और गैस की सप्लाई को लेकर कोई तत्काल संकट नहीं है, लेकिन दोस्तों सवाल अब यही है कि अगर कंपनियों का घाटा लगातार ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल देश में सप्लाई सामान्य बताई जा रही है, लेकिन वैश्विक हालात तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले हफ्तों में ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव और ज्यादा बढ़ सकता है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है? आप किसको गलत मानते हैं? इस मुद्दे पर अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।